हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सोनम कुमारी और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ आज के इस सेशन में। तो ये जो आज का आपका सेशन होने वाला है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, आपके पॉलिटी में जो भी आपके पिछले 10 वर्षों में क्वेश्चन पूछा गया है यूपीएससी में, उसे हम लोग क्या करेंगे, आज यहाँ पे सॉल्व करेंगे। आपका 25 मई को एग्जाम है और एग्जाम से पहले हम लोग क्या करते हैं कि थोड़ा सा जो भी हमारा आर्टिकल्स है, जो भी थ्योरी है, उसे क्या कर लेते हैं, एक बार रिविजन कर लेते हैं। इससे क्या होगा कि आपकी सारी आर्टिकल्स जो भी हैं, जो कि मतलब हम लोग कहीं से उठाएंगे और उसका रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए आपका पहला क्वेश्चन क्या कहता है, उसे थोड़ा सा समझना है और करने की कोशिश करना है। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसको पढ़िएगा कि भारतीय संविधान के तहत, यानी जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, आपके कॉन्स्टिट्यूशन के तहत आपके धन का संकेंद्रण क्या होता है कि धन का संकेंद्रण रोकना, धन का संकेंद्रण रोकना संविधान के अनुच्छेद 12 का उल्लंघन करता है। तो ये जो हमारा धन का संकेंद्रण है, वह हमारे किस भाग का मतलब कि पार्ट है, मतलब आर्टिकल से। ठीक है, तो देखिए आपका पहला क्वेश्चन क्या है कि समानता का मतलब ऑप्शन क्या है, समानता का अधिकार, इसका भाग नहीं है। फिर हमारा दूसरा क्या आ जाता है, राज्य नीति निदेशक तत्व, यानी जो आपका डीपीएसपी है, डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी, इसी का भाग ये हमारा आर्टिकल से। तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा बी। क्वेश्चन क्या बोला है, समझना है कि धन का संकेंद्रण यह हमारे किस आर्टिकल्स या किस भाग में इसका प्रावधान किया गया है। तो आपसे आर्टिकल्स तो नहीं पूछा गया है, अगर आर्टिकल का बात करेगा तो आपका आर्टिकल हो जाएगा 39। आपके 39 में इस आर्टिकल का बात किया गया है, लेकिन आपसे पार्ट पूछा है यानी भाग पूछा है, तो भाग कौन सा हो जाएगा हमारा, राज्य की नीति निर्देशक तत्व या सिद्धांत, डीपीएसपी। अब आते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे। आपका अगला क्वेश्चन क्या है, अविश्वास प्रस्ताव से लेकर है, यानी नो कॉन्फिडेंस मोशन को लेकर है। तो देखिए आपका क्वेश्चन क्या कर रहा है कि भारत में अविश्वास प्रस्ताव के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, यानी जो हमारे अविश्वास प्रस्ताव का चर्चा आपके एम लक्ष्मीकांत बुक में किया गया है, उसके बारे में आपसे पूछा है। ठीक है, तो देखिए आपका पहला ऑप्शन क्या बोल रहा है, आपका पहला ऑप्शन क्या बोल रहा है कि भारत के संविधान में अविश्वास प्रस्ताव का कोई उल्लेख नहीं है, जो कि क्या है, बिल्कुल सही है। यानी जो हमारा संविधान है, उसमें कहीं भी ये जो आपका अविश्वास प्रस्ताव नाम का शब्द है, ये आपको देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो हमारा पहला ऑप्शन क्या हो जाता है, सही हो जाता है। फिर आपका दूसरा ऑप्शन क्या बोलता है कि जो हमारा अविश्वास प्रस्ताव है, केवल आपके लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है, जो कि बिल्कुल सही है। अब आपको समझना होगा कि ये जो अविश्वास प्रस्ताव होता है, वह लाया किसके द्वारा, मतलब किसके खिलाफ में लाया जाता है। तो सबसे पहले तो यह विपक्ष के नेता लाते हैं, किसके खिलाफ में, सरकार के खिलाफ में। अगर वह सरकार को हटाना चाहते हैं तब, तो सरकार अगर अपना बहुमत कहाँ खो देती है, लोकसभा में खो देती है, तभी तो सरकार हटेगी, राज्यसभा से कोई लेना देना नहीं होता है। तो जो आपका अविश्वास प्रस्ताव होता है, वह कहाँ केवल प्रस्तुत किया जा सकता है, लोकसभा में, जो कि दोनों आपका स्टेटमेंट क्या है, सही है। तो हमारा 1 और 2 दोनों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन क्या होगा, सी, यानी 1 और 2 दोनों सही है। ठीक है, अब आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। तो ऐसे आपको एक बार आपका रिवीजन हो रहा है कि हमारा अविश्वास प्रस्ताव क्या है। अब जब हमने प्रस्ताव का बात किया, तो आपके सभी प्रस्ताव को रिवीजन कर लेना चाहिए, जैसे विश्वास प्रस्ताव क्या होता है, विशेषाधिकार प्रस्ताव क्या होता है, स्थगन प्रस्ताव क्या होता है, धन्यवाद प्रस्ताव क्या होता है। ये सारे प्रस्ताव आपको क्या करना चाहिए, रिवीजन कर लेना चाहिए। अब आते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए इसको पढ़िए। बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किसे कानून के शासन की मुख्य विशेषता माना जाता है, यानी जो हमारे यहाँ पे कानून का शासन चलता है, तो उसकी कुछ विशेषता के बारे में आपसे पूछा गया है और ऑप्शन दिया है, और आपसे पूछा है कि इसमें से कौन सी विशेषता आपके कानून के शासन की विशेषता है। ठीक है, तो आपका पहला ऑप्शन क्या है कि कानून के समक्ष समानता, यानी कानून के सामने सभी क्या होंगे, बराबर होंगे। तो ये जो आपकी पहली विशेषता है, वो तो है ही हमारे कानून के शासन की। और जो हमारी दूसरी है, दूसरा ऑप्शन है, वो क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि सरकार के प्रति लोगों की जिम्मेदारी, जो कि क्या है, बिल्कुल है। जो हमारी सरकार होती है, उसके प्रति जनता की उत्तरदायी होगी। जो हमारी सरकार होती है, वह जनता के प्रति उत्तरदायी होती है। ठीक है, तो आपका सेकंड ऑप्शन यानी जो बी है, वह गलत हो गया। अब आते हैं हम लोग सी पे। सी आपका क्या बोल रहा है, स्वतंत्रता और नागरिक अधिकार, ये भी क्या है, आपके कानून के शासन की एक विशेषता है। फिर जो हमारा डी नंबर पे ऑप्शन आता है, स्वतंत्रता और नागरिक अधिकार, ये दोनों ऑप्शन तो एक ही हो गया है।
इसे आप लोग बाद में देख लेंगे, हम इसे सही कर लेंगे। आपका जो ऑप्शन है दोनों एक ही दे दिया गया है, डी ऑप्शन कुछ और होगा तो इसे बाद में कर लेंगे, ठीक है। लास्ट में देखेंगे इसका ऑप्शन क्या है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन हमारे भारत के संविधान का संरक्षक होता है, यानी जो जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया है उसका संरक्षक कौन होता है। तो वही आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन क्या है, हमारे भारत के राष्ट्रपति, जो कि नहीं होते हैं। सेकंड ऑप्शन क्या है, हमारे भारत के प्रधानमंत्री, ये भी नहीं होते हैं। फिर आपका सी ऑप्शन क्या है, लोकसभा सचिवालय। जब दो इतने महान व्यक्ति नहीं हुए तो ये लोकसभा का सचिवालय तो कभी नहीं होगा, ठीक है। और जो आपका डी ऑप्शन आता है वह क्या होगा, हमारा सही सही उत्तर होगा। देखिए जो आपका डी ऑप्शन है वही क्या होगा, आपका सही उत्तर होगा। आपके भारत का सर्वोच्च न्यायालय, जो हमारा सुप्रीम कोर्ट होता है वह क्या होता है, आपके संविधान का संरक्षक माना जाता है। ये जितने भी आपके तीनों ऑप्शन दिए गए हैं, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, सचिवालय, ये होते नहीं हैं, ठीक है। तो आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन स्थानीय स्वशासन से पूछा गया है, तो इसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं। तो देखिए स्थानीय स्वशासन को सर्वोत्तम रूप से एक अभ्यास के रूप में समझा जा सकता है। यानी जो हमारा लोकल गवर्नमेंट होता है, स्थानीय स्वशासन होता है, आप उसे एक शब्दों में क्या बोल सकते हैं कि उसका मतलब क्या होता है। तो आपके लोकतंत्र का विकेंद्रीकरण, इसका ऑप्शन क्या होगा, लोकतंत्र का विकेंद्रीकरण। जैसे अगर हम लोग अपने इमेज में देखते हैं, देखिए अगर आप लोग शासन की व्यवस्था को हमारे भारत में देखते हैं तो हमारे यहाँ पे शासन की व्यवस्था कुछ ऐसे है। सबसे ऊपर क्या है, हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है। सबसे ऊपर क्या है, आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट। फिर हमारे बीच में क्या आ जाती है, आपकी स्टेट गवर्नमेंट आ जाती है। स्टेट गवर्नमेंट आ जाती है। फिर हमारे लास्ट में कौन सी गवर्नमेंट आती है, तो आती है आपकी लोकल गवर्नमेंट। लोकल लोकल गवर्नमेंट आती है। तो लोकल गवर्नमेंट यानी स्थानीय स्वशासन को हमने जोड़ा ही इसलिए है ताकि क्या हो सके, इसमें सबसे निचले स्तर का जो लोग होता है उसकी भी सत्ता में क्या हो सके, भागीदारी हो सके। यानी हमने क्या कर दिया, लोकतंत्र का विकेंद्रीकरण कर दिया। विकेंद्रीकरण का मतलब क्या हो गया कि जो पावर है किसी सेंटर के पास ना होके हमने क्या कर दिया, उसे डिवाइड कर दिया, स्टेट में कर दिया। फिर लोकल लेवल पे भी हमने क्या कर दिया, अपने पावर का डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया, यानी विकेंद्रीकरण कर दिया। तो ये आपका होता है स्थानीय स्वशासन का एक शब्दों में क्या हो जाएगा, इसका बोल सकते हैं कि डेफिनेशन बोल लीजिए या इसके पहचानने का एक शब्द हो गया, ठीक है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ज्यादा टफ भी नहीं है। आपको अगर आर्टिकल्स याद है, शेड्यूल याद है तो बहुत आपको इजी लगेगा, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन क्या बोला है कि यदि किसी विशेष क्षेत्र को भारत के संविधान की 5वीं अनुसूची में रखा गया है, तो आपको 12 जो हमारा शेड्यूल होता है यानी जो अनुसूचियां होती है उसे क्या करना चाहिए, बहुत अच्छे से याद कर लेना चाहिए, क्योंकि वहां से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देखिए आपसे क्या पूछा गया है कि यदि किसी विशेष क्षेत्र को भारत के संविधान के हमारे 5वीं अनुसूची में रखा जाता है, के अंतर्गत लाया जाता है, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन इसके परिणाम को सबसे अच्छी तरह दर्शाता है। यानी अगर किसी भी हम लोग क्या करते हैं, प्रोविजन को या प्रावधान को अपने 5th शेड्यूल में रखते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, तो उसका मतलब क्या होता है। तो जो उसका सही आंसर होगा वह क्या होगा कि इससे हमारे जनजातीय लोगों की जो भूमि है, यानी जो हमारे ट्राइबल एरिया है, जो उनका क्षेत्र है, एरिया है, उस पर क्या होगा कि जो हमारे गैर जनजातीय लोग हैं उनका हस्तांतरण नहीं होगा। यानी जनजातीय लोग ऐसे हो गए जिनका कल्चर, खान पान, रहन सहन सभी क्या है, हमारी जो मेन सोसाइटी है उससे क्या है, बहुत ज्यादा अलग है। तो अगर उनका कल्चर अपना अलग है तो क्या जरूरत है कि हमारी जो मेन सोसाइटी है वहां पे जाके उनमें हस्तक्षेप करेगी। तो वही आपसे बताया गया है कि आपके 5वीं अनुसूची में इसे इसलिए रखा गया है ताकि जो हमारी जनजातीय क्षेत्र है वहां पे गैर जनजातीय लोगों का क्या हो सके, हस्तक्षेप नहीं हो सके। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्या है, इससे जनजातीय लोगों की भूमि का गैर जनजातीय लोगों का हस्तांतरण रोका जा सकता है। आते अगले क्वेश्चन पे। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है,
आपका ऑप्शन नंबर ये 1 होगा और ये हमारा 2 हो जाएगा। ठीक है, आपके डीपीएसपी से क्वेश्चन बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं और जब हम लोग आज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे तो आप देखेंगे कि कितने बार डीपीएसपी से क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिए आपसे क्या बोल रहा है कि हमारे राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यानी जो हमारा डीपीएसपी होता है उसके बारे में पूछा गया है। तो पहला बात क्या बोला गया है कि ये सिद्धांत देश में सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की रूपरेखा प्रस्तुत करते हैं। तो बिल्कुल सही बताया गया है। जो आपका डीपीएसपी होता है, डीपीएसपी का उद्देश्य क्या होता है, कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना तथा सामाजिक आर्थिक एवं राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करना। तो जो आपका फर्स्ट ऑप्शन है वह एकदम बिल्कुल सही होगा। अब आते हैं इसके सेकंड ऑप्शन पे। तो जो इसका सेकंड ऑप्शन है पढ़ेंगे कि इन सिद्धांतों में निहित प्रावधान किसी भी न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है, जो कि क्या है, बिल्कुल सही है। यानी जो हमारा डीपीएसपी है, ये देखिए जो आपका डीपीएसपी है जो कि आर्टिकल कहाँ से बात करता है, 36 से 51 तक बात करता है। तो इसमें हमारे जितने भी आर्टिकल्स लिखे गए हैं इसे न तो न्यायालय द्वारा लागू किया जाएगा और न ही इसे न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय मतलब परिवर्तनीय होगा। क्यों? क्योंकि इसे राज्य पर छोड़ दिया गया है कि राज्य अपनी परिस्थितियों के अनुसार क्या करेगा, इसे लागू करेगा। तो जो आपका दोनों है स्टेटमेंट वह बिल्कुल क्या है, डीपीएसपी के बारे में सही है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, सी, 1 और 2 दोनों। समझ में आ रहा है ना। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारे है, देखिए इसको पढ़ना है कि निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। आपका ये 1 नंबर होगा ऑप्शन। स्टेटमेंट थोड़ा सा इधर उधर हो गया है, कोई बात नहीं, 1 नंबर हो जाएगा। और ये जो आपका यहाँ पे स्टेटमेंट है ये क्या हो जाएगा, 2 नंबर हो जाएगा। तो देखिए आपका पहला स्टेटमेंट क्या बोला है, इसे हम लोग थोड़ा सा पढ़ते हैं और समझते हैं। आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सारा क्वेश्चन है। अगर यहाँ पे थोड़ा सा इधर उधर हो भी जाता है तो टेंशन नहीं लेना है, जाके बुक में देख लेना है एक बार कि हाँ ऑप्शन कहाँ से दिया गया है। ठीक है, तो देखिए पहला क्या है कि लोकसभा में लंबित विधेयक 17 होने पर क्या हो जाता है, निरस्त हो जाता है, यानी समाप्त हो जाता है। आपसे क्या क्वेश्चन पूछ रहा है कि मान लीजिए हमारा क्या है, लोकसभा है, किसी भी बिल को पारित करने के लिए यानी कोई भी हमारा विधेयक है उससे एक्ट बनने के लिए क्या जरूरी होता है। देखिए मान लीजिए हमारा एक बिल है, उसको एक्ट बनाना है तो सबसे पहले वह क्या होगा, आपके लोकसभा से मतलब कि पारित कर दिया जाएगा। फिर आपका आ जाता है दूसरा राज्यसभा। इन दोनों से पास करने के बाद हम लोग कहाँ भेजते हैं, तो आपके प्रेसिडेंट के पास भेजते हैं। कहाँ भेजते हैं, तो आपके राष्ट्रपति के पास भेजते हैं। और जब तक राष्ट्रपति किसी भी विधेयक पर साइन नहीं करते तब तक वह आपका क्या बनता है, अधिनियम या एक्ट नहीं बनता है। तो जब हमारे जो प्रेसिडेंट साहब हैं वह क्या करेंगे, इस पर सिग्नेचर कर देंगे, सिग्नेचर करेंगे तो यह क्या बन जाएगा, आपका एक्ट बन जाएगा। तो ये आपका होता है किसी भी बिल को पास कराने का तरीका। तो आपसे बिल के बारे में ही पूछा गया है कि यदि हमारा लोकसभा में कोई लंबित विधेयक है, यानी ये हमारा लोकसभा हो गया, इसमें कोई जो विधेयक है वह लंबित है और उसी समय क्या हो जाता है, 17 हो जाता है, तो क्या होगा कि वह जो हमारा विधेयक है वह निरस्त हो जाता है। तो जो आपका है पहला स्टेटमेंट वह क्या है, गलत है। हमारे लोकसभा के निरस्त होने पे कोई भी विधेयक आपका जो कि है वह समाप्त नहीं होता है। तो पहला स्टेटमेंट हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। दूसरा हम लोग आते हैं कि आपके राज्यसभा में कौन सा कलर लगाए, राज्यसभा में लंबित कोई विधेयक जो लोकसभा द्वारा पारित नहीं किया गया है, यानी आपसे क्या पूछा है कि कोई विधेयक है जो कि राज्यसभा में क्या है, लंबित है और वह आपकी लोकसभा द्वारा पारित नहीं हुआ है, लोकसभा के विघटन पर समाप्त नहीं होगा, नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर चुनें। तो देखिए दूसरा ऑप्शन जो आपका बोला है आपका बिल्कुल सही है। अब आपको मैं फिर से समझा रही हूँ, एक बार पहले आंसर बता दूं, ठीक है। तो आपसे क्या बोला गया कि राज्यसभा में लंबित कोई, यानी ये हमारा राज्यसभा हो गया, तो राज्यसभा में लंबित कोई विधेयक जो लोकसभा द्वारा पारित नहीं किया गया है, यानी राज्यसभा में लंबित है और वो लोकसभा द्वारा पारित नहीं किया गया है, तो लोकसभा का विघटन पर समाप्त नहीं होगा, जो कि क्या है, बिल्कुल आपका सही आंसर होगा। वह विधेयक आपका समाप्त नहीं होगा जो कि आपके लोकसभा द्वारा अभी तक पारित ही नहीं किया गया है, तो कैसे वह समाप्त हो जाएगा। तो जो आपका सेकंड ऑप्शन है केवल वही सही होगा और जो आपका फर्स्ट ऑप्शन है वह क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा।
थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है और ज्यादा डिफिकल्ट भी नहीं है। आपके एम लक्ष्मीकांत बुक में पूरा लिस्ट दे दिया गया है कि कौन सा विधेयक समाप्त होगा, कौन सा विधेयक नहीं समाप्त होगा आपके लोकसभा के विघटन के बाद। ठीक है, आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब आता है हमारा जो आपका संसद का सत्र होता है उसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया है, यानी आर्टिकल 85। तो आपसे पूछा है कि निम्नलिखित कथनों पर क्या करें, विचार करें। विचार करें तो आपसे जो पहला ऑप्शन है वह क्या पूछा गया है कि हमारे भारत का राष्ट्रपति संसद का सत्र ऐसे स्थान, यहाँ पे थोड़ा सा समझना है, ऐसे स्थान और ऐसे समय पर बुला सकते हैं जहां वह क्या समझे, उचित समझे। तो ये जो आपका पहला ऑप्शन है बिल्कुल क्या है आपका सही है, यानी राष्ट्रपति जहां उचित समझे वह क्या कर सकते हैं, अपने संसद का सत्र बुला सकते हैं। अब जहां उचित का मतलब अपने घर पे तो बुलाएंगे नहीं, जहां पर हो सकता है वहीं पर बुलाएंगे। ठीक है, तो जो आपका पहला ऑप्शन है वह क्या होगा, सही होगा। फिर हमारा जो सेकंड ऑप्शन आता है वह क्या बोल रहा है, वह क्या बोल रहा है कि भारतीय संविधान में एक वर्ष में संसद के 3 सत्रों का प्रावधान किया गया। यानी आप सबको पता है कि हमारे संसद के 3 सत्र, पहला होता है आपका बजट सेशन, दूसरा मॉनसून सेशन और तीसरा आपका विंटर सेशन होता है। तो वही आपसे पूछा गया है कि भारतीय संविधान में एक वर्ष में संसद के 3 सत्रों का प्रावधान है, लेकिन किसी तीनों सत्रों का आयोजन अनिवार्य नहीं है। जब अनिवार्य ही नहीं है तो क्यों दिया गया, ये जो आपका स्टेटमेंट है ये बिल्कुल क्या है, गलत है। भाई जब 3 सत्र दिए गए हैं, जो आपका बजट सेशन होता है फरवरी से मई तक चलता है, आपको पता होगा कि कितना इंपॉर्टेंट हमारे लिए सेशन होता है। हमारे पूरे अगले साल में सरकार क्या क्या करने वाली है, कहाँ किस चीज पर क्या कितना पैसा खर्च करेगी, वो सारा चर्चा कहाँ होता है, बजट पे होता है कि हमारे एजुकेशन में इतना खर्च करना है, रक्षा मंत्रालय को इतना देना है, आपके पर्यावरण मंत्रालय को इतना देना है। तो जो आपका बजट सेशन होता है अगर वही नहीं होगा तो कैसे होगा। तो ये बोल रहा है कि तीनों सेशन दिया तो है लेकिन उसका कोई मतलब उसको चालू करना कोई अनिवार्य नहीं है। तो जो आपका सेकंड ऑप्शन है वह क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। फिर जो आपका थर्ड ऑप्शन है वह आपसे क्या पूछा है, वह आपसे क्या पूछा है, एक मिनट। तो देखिए जो आपका तीसरा ऑप्शन है वह क्या बोल रहा है कि एक वर्ष में संसद की बैठक के लिए, यानी एक वर्ष में संसद की बैठक के लिए न्यूनतम दिनों की कोई सीमा नहीं है। यानी एक वर्ष में संसद की कितनी बैठकें हो सकती है उसकी कोई सीमा नहीं है। ये जो बात है आपका बिल्कुल सही बोला गया है। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, 1 और 3। आपके ऑप्शन में देखते हैं 1 और 3, आपका ऑप्शन सी होगा। ठीक है, आते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए आपसे अगला क्वेश्चन क्या पूछा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद आपके किसी व्यक्ति के अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने का अधिकार मतलब रक्षा करता है। तो जो आपका आर्टिकल होगा वह क्या हो जाएगा, आर्टिकल हमारा 21, राइट टू लाइफ एंड प्राइवेसी। और इसके अलावा इसमें बहुत सारे ऐसे प्रावधान दिए गए हैं जो कि आपको एक बार एम लक्ष्मीकांत बुक में उसका लिस्ट देखना चाहिए कि कौन कौन से ऐसे प्रोविजन है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हम्म, अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित भाषाओं पर विचार करें। आपका पहला लैंग्वेज गुजराती है, सेकंड हमारा कन्नड़ है और तीसरा क्या है, तेलुगु है। अब आपसे पूछा गया है कि इसमें से कौन सी जो हमारी लैंग्वेज है वह क्या है, आपकी क्लासिकल लैंग्वेज है यानी शास्त्रीय भाषा है। तो आज हमारे 2025 में तो क्या है, अभी 11 शास्त्रीय भाषा हो चुकी है। लेकिन जब क्वेश्चन आपसे पूछा गया है आपका मतलब कि 2025-23 का तो नहीं है, बहुत पहले का है। तो आपसे जब क्वेश्चन पूछा गया था तो उस समय हमारे 2 भाषाओं को क्या किया गया था, क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया था। वो कौन था, आपका कन्नड़ था और आपका तेलुगु था, गुजराती को नहीं दिया गया था। ठीक है, तो आपका ऑप्शन होना चाहिए बी और सी। आपका यहाँ पे 2 और 3 हो जाएगा। ठीक है,
तो ये आपका हो गया क्लासिकल लैंग्वेज। यानी अब आपका क्या ड्यूटी बनता है कि हमारे जो भी संविधान में 11 क्लासिकल लैंग्वेज हैं उनको क्या करें हम लोग याद कर ले, क्योंकि क्लासिकल लैंग्वेज आपके 2024 में न्यूज में था कि 5 और लैंग्वेज को क्या किया गया है, क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया है। तो आपको वो एक बार देखना चाहिए, क्योंकि हमारा यूपीएससी एग्जाम का पैटर्न ही क्या होता है कि जो भी चीजें आपके करंट में चलता है वहीं से भी क्वेश्चन पूछता है। तो एक बार आप लोग क्लासिकल लैंग्वेज को बहुत अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है। आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग हमारे कल्याणकारी राज्य की क्या करता है, स्थापना करता है। हमने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि जो हमारा डीपीएसपी है, यानी जब हमने आपको एक और क्वेश्चन कराया था वहीं पर हमने आपको बताया कि जो आपका डीपीएसपी होता है वह कल्याणकारी राज्य की स्थापना करता है तथा सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करता है। तो आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, ठीक है। देखिए ये आपका क्वेश्चन क्या बोला है, थोड़ा सा ये भी आपका डीपीएसपी का ही है। तो हमने आपको बताया कि डीपीएसपी से हमारे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना शामिल है। यानी हमारे अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने की जो बात बताई गई है वो हमारे संविधान के किस भाग में बताया गया है या किस आर्टिकल में बताया गया है, वो भी आपसे पूछा जा सकता है। तो इसके बारे में जो बात बताई गई है वह आपके संविधान के भाग 4 में बताया गया है, यानी हमारे डीपीएसपी में बताया गया है आपके अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बढ़ावा देना। और आर्टिकल आपसे कोई पूछेगा कि आर्टिकल कौन सा होगा हमारा, तो वो हो जाएगा हमारा 50 यानी 50। आर्टिकल 50 में क्या बताया हमारे, सॉरी 50 नहीं होगा आपका, 51 होगा, 51, हाँ 51 होगा, 51 सॉरी, यहाँ पे इसको 51 कर लीजिए, आपका 51 होगा, ठीक है। तो जो आपके अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बढ़ावा देने की बात की गई है वो कहाँ की गई है, आपके डीपीएसपी में बताया गया है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है कि भारत में संपत्ति के अधिकार की स्थिति क्या है, यानी जो हमारा राइट टू प्रॉपर्टी होता है, जो कि आपके आर्टिकल किस में है, आर्टिकल आपको बताना है थोड़ा सा कमेंट्स में, ठीक है, आपको याद है कि नहीं। तो ये जो हमारा राइट टू प्रॉपर्टी है वह आपका एक कैसा अधिकार है, आपको बता दें कि जो हमारा संपत्ति का अधिकार है पहले आपका फंडामेंटल राइट हुआ करता था, लेकिन हमने इसे क्या किया है, आपके 44वें संविधान संशोधन यानी 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 द्वारा, यानी 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा हमने क्या कर दिया है, इसे फंडामेंटल राइट से हटाकर इसे क्या कर दिया गया है, अलग से आर्टिकल्स में रख दिया गया है, 300A में रखा गया है, ठीक है। तो देखिए अब बोल रहा है कि अब ये हमारा फंडामेंटल राइट तो रहा नहीं, तो अब कौन सा आर्टिकल बन गया है, मतलब कैसा अधिकार बन गया है, तो यह आपका एक कानूनी अधिकार है जो कि केवल क्या है आपके नागरिकों के लिए उपलब्ध है। यानी जो हमारा आर्टिकल ये हमारा संपत्ति का अधिकार है वह विदेशियों को प्राप्त नहीं है, केवल क्या है आपके भारतीयों के लिए क्या है प्राप्त है। और पहले ये फंडामेंटल राइट हुआ करता था, लेकिन अब क्या हो गया है आपका कानूनी अधिकार हो गया है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, संविधान के 42वें संशोधन द्वारा आपके राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत जोड़ा गया था, यानी जो हमारा 42वां संविधान संशोधन किया गया था आपके 1976 में, उसके तहत हमारे आपके डीपीएसपी में कौन से प्रोविजन को जोड़ा गया था, तो वो जो आपका प्रोविजन है वह क्या हो जाता है आपके उद्योग प्रबंधों में श्रमिकों की भागीदारी, जो कि आपका आर्टिकल हो जाता है 43A। 43A इसी को हम लोगों ने क्या किया था आपके 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया था कि जो हमारा उद्योग प्रबंधन है उसमें क्या होना चाहिए कि हमारे श्रमिकों की भागीदारी होना चाहिए। तो आते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए अगला क्वेश्चन आपके पंचायत से पूछा है, जो आपके गांव में पंचायत होता है वहां से क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो आपसे पूछा है कि किसी भी व्यक्ति के लिए पंचायत का सदस्य बनने हेतु जो आयु होती है वह 25 वर्ष होना चाहिए, जो कि क्या है आपका गलत है, वह कितना होना चाहिए 21 वर्ष होना चाहिए। तो पहला ऑप्शन क्या हो गया
हमारा गलत हो गया, क्योंकि पंचायत का सदस्य बनने के लिए, चुनाव लड़ने के लिए आपको आयु सीमा कितना दिया गया है? 21 वर्ष, ना कि 25 वर्ष। ठीक है, अब हमारा दूसरा ऑप्शन क्या बोल रहा है? यहाँ पे दूसरा ऑप्शन होगा, ये हमारा हो जाता है आपका दूसरा ऑप्शन। अब दूसरे ऑप्शन में क्या बोला गया है कि समय से पूर्व विघटन के बाद पुनर्गठित पंचायत केवल शेष अवधि के लिए मतलब तक ही जारी रहती है। यानी जो आपका सेकंड ऑप्शन है वह क्या होगा? सही होगा। यानी अगर आपसे हम पंचायतों का कार्यकाल पूछे तो वह आपका 5 वर्ष होता है, लेकिन किसी विशेष परिस्थिति में क्या हो सकता है, इसके समय को घटाया जा सकता है या बढ़ाया जा सकता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि अगर पंचायत समय से पहले क्या हो जाता है, उसका विघटन हो जाता है, तो जो हमारा नया पंचायत बनेगा तो वह शेष बचे हुए समय के लिए आएगा कि पूरे कार्यकाल के लिए आएगा? तो जो हमारा पुनर्गठित पंचायत होता है वो आपके शेष बचे हुए समय के लिए आता है। तो जो आपका सेकंड ऑप्शन होगा वह क्या होगा? सही होगा। तो केवल हमारा बी होगा। ठीक है, आपका केवल ऑप्शन क्या होगा? बी। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो देखिए, आपका जो अगला क्वेश्चन है वह आपके संविधान संशोधन से पूछा गया है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला आपका ऑप्शन क्या है उसे पढ़ते हैं। भारत के संविधान में संशोधन केवल लोकसभा में मतलब लोकसभा से चालू किया जा सकता है, जो कि क्या है? बिल्कुल गलत है। जो हमारे संशोधन की प्रक्रिया है वह आपके सदन के किसी भी सदन मतलब संसद के किसी भी सदन से चालू किया जा सकता है। तो आपका पहला ऑप्शन क्या होगा? गलत होगा। अब हम लोग दूसरे ऑप्शन पे आते हैं। दूसरा ऑप्शन क्या बोल रहा है? यदि ऐसा संशोधन संविधान के संघीय स्वरूप में परिवर्तन करने का प्रयास करता है, यानी ऐसा हमारा कोई संशोधन विधेयक है जो कि क्या करना चाहता है, आपके संविधान के संघीय व्यवस्था को परिवर्तित करना चाहता है, तो उस संशोधन को भारत के सभी राज्यों, अब सभी राज्यों यहाँ पे क्या हो जाता है? गलत हो जाता है। सभी राज्य नहीं होता है, आधे से अधिक राज्यों का क्या होना चाहिए? मत होना चाहिए। तो सभी राज्य देकर यहाँ पे ऑप्शन इसको भी क्या कर दिया है? गलत कर दिया गया है। अब ऑप्शन देखते हैं, ना तो एक होगा और ना ही आपका क्या होगा? दो होगा। अब आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन बोला है कि केंद्र और राज्यों के बीच विवादों का फैसला करने की भारत के सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति इसके अंतर्गत आता है। यानी जो आपका केंद्र है और जो आपका राज्य है, अगर दोनों के बीच में विवाद होता है तो उस विवाद को सुप्रीम कोर्ट क्या करता है? सुलझाता है। तो वह सुप्रीम कोर्ट का कैसा अधिकार माना जाएगा? आपसे पहला पूछा गया है कि सलाहकार क्षेत्राधिकार, जो कि गलत है। दूसरा क्या है? अपीलीय क्षेत्राधिकार, जो कि गलत है। आपका जो सी है वह क्या होगा? मूल क्षेत्राधिकार। यही आपका क्या होगा? सही होगा। यानी केंद्र और राज्यों के बीच का जो विवाद सुलझाने का काम होता है सुप्रीम कोर्ट का होता है, वह कैसा होता है? तो इसका मूल क्षेत्राधिकार होता है। तो ऑप्शन हमारा क्या होगा? सी होगा। सी होगा। अब देखिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है? फिर आपके सुप्रीम कोर्ट से ही पूछा है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने की शक्ति किसके पास है? यानी जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है, अगर वहां पे आपके न्यायाधीशों की संख्या बढ़ानी है तो वह शक्ति किसके पास है? तो हमारे देश के संसद के पास है। और अगर आपसे पूछा जाए कि हाई कोर्ट में आपके न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने का अधिकार किसके पास है, तो वह हो जाएगा आपका राष्ट्रपति। यानी राष्ट्रपति, यानी अगर हाई कोर्ट में आपके जजों की संख्या बढ़ाना होगा तो कौन बढ़ाएंगे? हमारे राष्ट्रपति। लेकिन वही आपके सुप्रीम कोर्ट में पूछता है कि हमारे जजों की संख्या बढ़ाने का अधिकार किसके पास है, तो वह हो जाएगा आपका संसद। देखिए आते हैं अब अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है? आपके प्रस्तावना से पूछा गया है, यानी जो हमारा प्रियम्बल होता है उससे आपका क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिए पूछा कि भारत के संविधान निर्माताओं की सोच निम्नलिखित में से किसमें प्रतिबिंबित होता है? तो जो आपका भारत के संविधान निर्माताओं का महान तथा आदर्श मत जो निहित है वह हमारा कौन सा भाग हो जाता है? तो आपका प्रस्तावना हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, इसे छोड़ देते हैं भाई। देखिए जो आपका अगला क्वेश्चन है ये आपसे क्या पूछना चाहता है? अगला क्वेश्चन क्या पूछा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। विचार करते हैं कि आपसे क्या पूछना चाहता है। आपसे पूछा है कि भारत का संविधान संघवाद, धर्मनिरपेक्षता
और मौलिक अधिकारों और लोकतंत्र के संदर्भ में अपने मूल ढांचे को परिभाषित करता है। यानी जो हमारे संविधान में आपके मूल ढांचे का कॉन्सेप्ट है, वह पूछा है कि वह हमारा किससे परिभाषित होता है, तो आपके फंडामेंटल राइट से होता है, फेडरलिज्म से होता है यानी संघवाद से होता है, धर्मनिरपेक्ष से होता है, जो कि क्या है, गलत है। जो आपके मूल ढांचे का यानी जो आपके संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर का हमारे कॉन्सेप्ट आया है, वह किसी ना किसी आपके सुप्रीम कोर्ट के किसी ना किसी केस के सुनवाई से, मतलब कोई ना कोई केस सुप्रीम कोर्ट के पास गया है। तो जब सुप्रीम कोर्ट ने अपना जजमेंट दिया है, तो उसी जजमेंट से क्या आया है, हमारे संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर का जो प्रोविजन होता है वह आया गया है। ठीक है। अब दूसरा क्या बोला है कि भारत का संविधान नागरिकों की स्वतंत्रता की रक्षा करने के लिए तथा उन आदर्शों को संरक्षित करने के लिए न्यायिक समीक्षा का प्रावधान करता है, जो कि क्या है, बिल्कुल गलत है। जो हमारे यहाँ पे जुडिशियल रिव्यू है, वह कैसे, मतलब उस वह क्यों जरूरी है, तो वह आपके संविधान की सर्वोच्चता को बनाए रखने के लिए क्या किया गया है, आपके न्यायिक समीक्षा का प्रावधान किया गया है। तो जो आपका ऑप्शन 1 है और 2 है, दोनों क्या होगा, गलत होगा। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, थोड़ा सा मैं अब इसको ऊपर कर दे रही हूँ। ठीक है। आपका ऑप्शन क्या होगा, डी, ना तो 1 ना 2। ठीक है। ओहो, आते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए, अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया आपसे, धन विधेयक के बारे में पूछा गया है कि धन विधेयक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन हमारा सही नहीं है। ओहो, सही नहीं है पूछा है। ठीक है। अब थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देना रहता है कि जब सही नहीं है, जब आपसे पूछा जाता है, तो वहां पे ये नहीं देख लेना है कि कौन सा सही है। देखो, तो पहला क्या पूछा है कि किसी विधेयक को धन विधेयक माना जाएगा, मतलब कब माना जाएगा किसी विधेयक को धन विधेयक, जब यदि उसमें केवल किसी कर के अधिरोपण, उन्मूलन, छूट, परिवर्तन या विनियमन, ये इसको हिंदी में क्या, विनियमन से संबंधित क्या हो, प्रावधान हो। यानी आपसे पूछा गया है कि धन विधेयक का मतलब क्या होता है कि टैक्स लगाना, टैक्स को कम करना, ये सारी बातें अगर हमारे किसी विधेयक में लिखा रहता है, तो वह क्या होता है, आपका धन विधेयक होता है। लेकिन यहाँ पे केवल शब्द दिया है, तो केवल शब्द से क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। आपके धन विधेयक में केवल यही बात नहीं बोला जाता है कि केवल टैक्स लगाना है, कम करना है, ये करना है, वो करना है। ठीक है। तो केवल शब्द से क्या हो जाता है, ये गलत हो जाता है। फिर आते हैं हम लोग अपने अगले ऑप्शन पे। यहाँ पे बोला गया है कि धन विधेयक में भारत की संचित निधि या भारत की आकस्मिकता निधि की अभिरक्षा के लिए प्रावधान होते हैं, जो कि बिल्कुल क्या है, सही है। सी हमारा ऑप्शन आता है। आपसे पूछा गया है कि धन विधेयक भारत की आकस्मिकता निधि से धन विनियोजन से संबंधित होता है, जो कि क्या है, आपका गलत है। जो आपका धन विधेयक होता है, उसमें कोई प्रावधान नहीं किया जाता है कि आकस्मिक निधि से संबंधित क्या होता है, आपके धन निकालने का अधिकार होता है। तो आपका जो आंसर होगा, आपसे पूछा गया कि कौन सा नहीं है, तो नहीं है का मतलब क्या हो जाएगा, हमारा सी हो जाएगा। ठीक है। आपके धन विधेयक में आकस्मिक निधि से पैसा निकालने का कोई प्रावधान नहीं किया गया है। अब इसे आप लोग खुद देख लीजिएगा कि धन विधेयक भारत सरकार द्वारा धन उधार लेने या कोई गारंटी देने के विनियमन से संबंधित है, जो कि बिल्कुल नहीं है। अब भारत सरकार किसी विदेशों से भी लोन ले रही है, तो वो सारा इस धन विधेयक में थोड़े ना आएगा, अलग प्रावधान है। तो ये भी आपका नहीं होगा, और ये भी नहीं मतलब ये सब नहीं होगा। आपका ऑप्शन हो जाएगा सी इस क्वेश्चन के अनुसार। अब जो आपका अगला क्वेश्चन है, वह क्या पूछा है कि 26 जनवरी 1950 को भारत की वास्तविक संवैधानिक स्थिति क्या थी। यानी जो हमारा 26 जनवरी 1950 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू होता है, तो उस दिन हमारे भारत की क्या स्थिति थी। तो जो आपका उस दिन भारत का स्थिति था, वह क्या था कि जो हमारा भारत था, वह पूरी तरह से संप्रभु बन गया था। और क्या बन गया था, आपका लोकतांत्रिक गणराज्य बन गया था। संप्रभु का मतलब क्या होता है कि कोई भी देश जो अपने आंतरिक तथा बाह्य मामलों से संबंधित अपने जितने भी निर्णय हैं, उसे लेने के लिए स्वतंत्र है, उसे क्या कहते हैं, संप्रभु देश कहते हैं। लोकतांत्रिक का मतलब क्या होता है, आपने सभी जाना होगा कि डेमोक्रेसी का मेन मतलब होता है लोगों का शासन, और लोगों का शासन होना चाहिए, जो कि हमारे यहाँ भारत में है। और गणराज्य का मतलब क्या होता है कि जो हमारा हेड ऑफ नेशन होते हैं, यानी जो हमारे राष्ट्रपति होते हैं, वह क्या होने चाहिए, इलेक्टेड होने चाहिए, ना कि आपके नॉमिनेटेड। ठीक है। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। आपके 26 जनवरी 1950 को हमारा भारत है, उसका ये मतलब कि बनकर प्रावधान आता है कि वह संप्रभु होगा, लोकतांत्रिक होगा और गणराज्य होगा।
आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। आपसे पूछा गया कि राज्यसभा को लोकसभा के समान अधिकार प्राप्त है, तो जो आपका ऑप्शन होगा वह हो जाएगा संविधान में संशोधन करने का अधिकार। संविधान में संशोधन करने की जब हम लोग बात करते हैं तो आपके राज्यसभा और लोकसभा की जो शक्तियां होती है बराबर होती है, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन आता है, इसमें से पूछा गया है कि पंचायती राज व्यवस्था का मूल उद्देश्य निम्नलिखित में से क्या सुनिश्चित करता है, यानी जो हमारा पंचायत है उसका मूल उद्देश्य क्या है। तो आपका पहला क्या बोल रहा है, पहला क्या बोला ही देखो, पहला क्या बोला है कि विकास में जनता की भागीदारी, जो कि बिल्कुल सुनिश्चित करता है। दूसरा क्या बोलता है, राजनीतिक जवाबदेही, जो कि क्या है गलत है। तीसरा क्या बोला है, लोकतंत्र का विकेंद्रीकरण, जो कि बिल्कुल क्या है सही है। पंचायत का मतलब ही क्या होता है, लोकतंत्र का विकेंद्रीकरण। और वित्तीय जुटाना है, जो भी कि क्या है गलत है, यानी पैसा जुटाने की बात कर रहा है, ये उद्देश्य उसका नहीं होता है। तो आपका ऑप्शन 1 और 3 होगा, जो कि हमारा कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी है। तो देखिए आपसे क्या पूछा गया है, पार्लियामेंट्री कमेटी के बारे में पूछा गया है, यानी संसदीय समिति के बारे में पूछा गया है। और आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी संसद की सबसे बड़ी समिति है। तो जो संसद की सबसे बड़ी समिति होती है, अगर इसमें से हम लोग बात करते हैं तो वह हो जाती है आपकी लोक लेखा समिति, ठीक है। नहीं, आपकी लोक लेखा समिति नहीं होगी, सॉरी, यहाँ पे ऑप्शन, इसे हम लोग प्राक्कलन समिति भी बोलते हैं, प्राक्कलन समिति, इसका नाम बदल दिया था अनुमानन, ठीक है, हम यहाँ पर ध्यान नहीं दिया। तो जो आपका संसदीय समिति की अगर बात करता है उसमें से सबसे बड़ा कौन है, तो आपका हो जाएगा प्राक्कलन समिति। प्राक्कलन समिति क्यों बड़ा होगा, क्योंकि अगर हम लोग क्या करते हैं अपने लोक लेखा समिति की बात करते हैं तो इसमें कितने मेंबर होते हैं, तो हमारे 22 सदस्य होते हैं। और अगर हम लोग प्राक्कलन समिति की बात करते हैं तो इसमें आपके 30 सदस्य होते हैं। और अगर आपके सार्वजनिक उपक्रमों संबंधी मतलब समिति की बात आता है तो इसमें भी आपके कितने होते हैं, 22 मेंबर ही होते हैं। तो इसमें से आपका सबसे बड़ा समिति कौन हो गया, ये तो याचिका समिति है, वह क्या है आपका एक हमारे संसदीय समिति का ही भाग है, तो ये तो हमारा होगा नहीं, ठीक है। तो आपका बी हो जाएगा। अब देखिए प्राक्कलन समिति का मतलब क्या होता है, यहाँ पे आपसे अनुमान समिति भी पूछा गया है। तो प्राक्कलन का मतलब क्या होता है कि जो हमारी सरकार होती है वह किसी न किसी प्रोजेक्ट को बनाना चाहती है। मान लो हमारा नेशनल हाईवे हो गया, तो अब उस नेशनल हाईवे को बनाने के लिए कितना पैसा खर्च होगा, कितनी सारी उसमें मतलब खर्च आएगी, तो उसका अनुमान पहले से कौन लगाता है, तो वही हमारा प्राक्कलन समिति लगाता है। इसे एस्टिमेट कमेटी भी बोलते हैं, यानी आकलन करते हैं। अगर आपको घर बनाना होगा तो घर में कितने सीमेंट लगेगा, ईंट लगेगा, आप लोग पहले से क्या करते हैं अनुमान लगाते हैं। तो उसी तरह जो हमारे सरकार की प्रोजेक्ट्स होते हैं उसका अनुमान कौन लगाता है, तो हमारे प्राक्कलन समिति द्वारा लगाया जाता है, जिसमें हमारे 30 सदस्य होते हैं। और 30 सदस्य कहाँ से होते हैं, आपके लोकसभा के होते हैं। अब आता है हमारा लोक लेखा समिति। लोक लेखा समिति का मतलब क्या होता है, अब सरकार ने तो इतना पैसा दे दिया, बोला गया कि ठीक है हमारे एक नेशनल हाईवे को बनाने में 40,000 करोड़ का खर्चा आया। तो अब जो हमारी लोक लेखा समिति है वह क्या करेगी, इस पैसे के खर्च की जांच करेगी कि जितना पैसा दिया गया है क्या मतलब जो पैसा है उतना लगाया गया है कि कहीं पर घोटाला भी हुआ है। तो वह क्या करती है, उसकी जांच करती है आपकी लोक लेखा समिति। और ये जो आपका तीसरा ऑप्शन है सार्वजनिक उप ये आपको समझ में आ गया कि निम्नलिखित में से कौन सा संसद की सबसे बड़ी समिति है। तो हमने आपसे आंसर क्या बताया, आपकी प्राक्कलन समिति। प्राक्कलन का मतलब क्या होता है, किसी प्रोजेक्ट के लिए अनुमान लगाना, यानी कोई नेशनल हाईवे बनाना है तो उसमें कितना पैसा खर्च होगा, उसकी पैसे की खर्च का अनुमान हमारा प्राक्कलन समिति लगाता है। और कितना पैसा कहाँ खर्च हुआ, उस खर्च की जांच कौन करता है, हमारा लोक लेखा समिति करता है। तो आपसे ऑप्शन में क्या पूछा गया है कि सबसे बड़ा समिति कौन है, तो ये सबसे बड़ा, ये डिसीजन मतलब कैसे करेंगे कि सबसे बड़ा किस आधार पे बताया जाता है, तो इसमें सदस्य कितने होते हैं उसके आधार पर बताया जाता है। तो जो आपका लोक लेखा समिति है इसमें 22 सदस्य होते हैं, जो आपके प्राक्कलन समिति होता है इसमें
30 सदस्य होते हैं, इसलिए यह क्या हो जाता है, सबसे बड़ा समिति हो जाता है। अब आते हैं अपने अपने अगले क्वेश्चन पे। ठीक है, तो देखिए आपके संसदीय शासन प्रणाली का मुख्य लाभ क्या है? मतलब आपसे पार्लियामेंट्री सिस्टम पूछा गया है और उससे पूछा गया है कि इसकी मतलब उसका मुख्य लाभ क्या है, मतलब प्रॉफिट क्या है। तो इसमें होता क्या है ना कि जो आपकी कार्यपालिका होती है वह आपके विधायिका के प्रति क्या होती है, उत्तरदायी होती है। यानी जो हमारा एग्जीक्यूटिव होता है वह आपके मतलब लेजिस्लेटिव के प्रति क्या होता है, अकाउंटेबिलिटी को सुनिश्चित करता है, यानी जवाबदेहिता को सुनिश्चित करता है। अब आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इससे अच्छे से थोड़ा करना भी है। देखो, क्या आपसे पूछा है कि भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर क्या करें, विचार करें। भारत के संदर्भ में पूछा गया है कि केवल एक ही नागरिकता और एक ही निवास है, यानी हमारा एक ही सिटीजनशिप है, वो आपसे पूछा गया, जो कि क्या है, बिल्कुल सही है। हमारे भारत में क्या है, सिंगल सिटीजनशिप है। और वही अगर हम लोग अमेरिका में जाके देखते हैं तो वहां पे क्या आपका ड्यूल सिटीजनशिप है, यानी दोहरी नागरिकता है। केंद्र का अलग है और राज्य का अलग है, लेकिन हमारे भारत में क्या है, आपका सिंगल सिटीजनशिप है। दूसरा क्या है कि केवल जन्म से ही नागरिक राज्य का प्रमुख बन सकता है, जो कि क्या है, बिल्कुल आपका सही है। और आपका तीसरा क्या बोला गया है कि एक बार में किसी विदेशी को हमने क्या कर दिया, अपने भारत की नागरिकता दे दिया, तो उसे बोल रहा है कि किसी भी परिस्थिति में क्या किया जाता है, वंचित नहीं यानी समाप्त नहीं किया जा सकता है, जो कि क्या है, बिल्कुल गलत है। अगर कोई विदेशी है और भारत की नागरिकता ले लेता है और भारत में आके मर्डर करता है, चोरी चकारी करता है, तो उसकी नागरिकता हम समाप्त नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? तो ये जो आपका थर्ड ऑप्शन है ये क्या हो गया, बिल्कुल गलत हो गया। तो आपका जो आंसर होना चाहिए, ओहो, एक एक मिनट, जो आपका आंसर होना चाहिए वो केवल एक होगा। कैसे एक होगा? क्योंकि जो आपका दूसरे नंबर का ऑप्शन है वह क्या बोल रहा है कि केवल जन्म से ही कोई नागरिक व्यक्ति क्या हो सकता है, हमारे देश का राष्ट्रपति बन सकता है, जो कि क्या है, बिल्कुल गलत है। कोई व्यक्ति जन्म से ही भारत में जन्मा है तो जरूरी नहीं है कि वही देश का राष्ट्रपति होगा। ऐसा कहाँ आपको देखने को मिलता है? अमेरिका में देखने को मिलता है, लेकिन हमारे भारत में ऐसा प्रावधान नहीं है। तो जो आपका 2 है और 3 ये दोनों क्या होगा, गलत होगा। और आपका आंसर क्या होगा, केवल एक। आते हैं आपके भारत के संविधान में 9वीं अनुसूची किसके प्रधानमंत्रित्व काल में लागू किया गया था? तो जो आपका 9वीं अनुसूची है वह क्या करता है, आपके जमींदार उन्मूलन से बात करता है। तो वह किसके काल में जोड़ा गया था? तो आपके जवाहरलाल नेहरू के काल में जोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि भारतीय संविधान की निम्नलिखित में से किस अनुसूची में आपके दल विरोधी प्रावधान को जोड़ा गया है? तो वह हो जाएगा आपका 10वीं अनुसूची। थोड़ा सा अनुसूची को बहुत अच्छे से याद करना है। देखिए ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है और आपसे एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। आपसे पूछा गया है कि राज्यसभा के जो हमारे सभापति होते हैं और जो हमारे उप सभापति होते हैं, दोनों क्या होते हैं, सदन के सदस्य नहीं होते, जो कि क्या है, बिल्कुल गलत है। जो आपके सभापति होते हैं वह बिल्कुल मतलब हमारे वो भले हमारे सदन के सदस्य नहीं होते। क्यों? क्योंकि जो हमारे राज्यसभा के सभापति हैं वह हमारे देश के उपराष्ट्रपति होते हैं। लेकिन जो हमारे राज्यसभा के उप सभापति होते हैं वह क्या होते हैं, राज्यसभा में उपस्थित सदस्यों के बीच में से ही चुने जाते हैं। तो ये क्या हो जाते हैं, गलत हो जाते हैं। इसलिए ये पूरा ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। और आपका दूसरा बात क्या बोला है कि आपके संसद के दोनों सदनों के मनोनीत सदस्य को राष्ट्रपति चुनाव में मतदान का अधिकार नहीं है, लेकिन उन्हें उपराष्ट्रपति के चुनाव में मतदान का अधिकार है, जो कि बिल्कुल सही है। जो हमारे राज्यसभा में 12 मनोनीत सदस्य होते हैं राष्ट्रपति द्वारा, उनको राष्ट्रपति के चुनाव में तो वोट देने का अधिकार नहीं होता है, लेकिन उपराष्ट्रपति के चुनाव में वोट देने का अधिकार होता है। तो आपका ऑप्शन क्या होगा, केवल बी, मतलब 2। ठीक है, ये भी आपका क्वेश्चन बहुत सही है, मतलब अच्छा है। देखिए आपसे क्या पूछा है कि केंद्र में मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से संसद के प्रति उत्तरदायी होता है, जो कि क्या है, बिल्कुल गलत है। संसद का मतलब क्या हो जाता है कि हमारा लोकसभा और राज्यसभा दोनों आ जाता है, लेकिन जो हमारी मंत्रिपरिषद होती है वह किसके प्रति उत्तरदायी होती है, केवल आपके लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। तो इसलिए आपका पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन क्या बोला गया है कि केंद्रीय मंत्री भारत के राष्ट्रपति की इच्छा पर्यंत पद धारण करते हैं। तो ये भी क्या है, बिल्कुल सही है। और आपका जो थर्ड ऑप्शन है वह क्या बोल रहा है कि प्रधानमंत्री कानून के प्रस्तावों के बारे में राष्ट्रपति को सूचित करेंगे। तो आपका जो तीसरा ऑप्शन है वह बिल्कुल सही है। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, 2 और 3, यानी बी। आपसे पूछा गया है
कि भारत के संविधान में शोषण के विरुद्ध अधिकार द्वारा निम्नलिखित में से किनकी परिकल्पना की गई? यानी जो हमारा शोषण के विरुद्ध अधिकार है, जो कि आपका आर्टिकल क्या है 23 से लेके क्या है आपके 24 तक है, यानी 2 आर्टिकल से बस। तो उसमें से कौन-सा प्रोविज़न आपके इस ऑप्शन में से है? तो आपका जो फर्स्ट ऑप्शन है, मानव तस्करी और जबरन श्रम पर प्रतिबंध, ये बिल्कुल है। अस्पृश्यता का उन्मूलन, यानी छुआछूतकांत, जो कि क्या है बिल्कुल गलत है। और जो आपका थर्ड ऑप्शन है, अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण, ये भी गलत है। और जो कारखानों और खदानों में बच्चों के रोजगार पर प्रतिबंध, ये आपका ऑप्शन सही है। तो 1 और 4 होगा, ठीक है, 1 और 4। आपका पूछा गया है स्टेट इमरजेंसी के बारे में, ठीक है, कि जब हमारे यहाँ पे आर्टिकल 356 किसी राज्य में लागू होता है तो क्या होता है कि जो हमारा उस राज्य की विधानमंडल की शक्तियां होती है, पूरी शक्तियां कहाँ चली जाती है? तो आपके संसद के पास चली जाती है। तो ऑप्शन आपका बी होगा, ठीक है। देखिए, आपसे पूछा गया है कि हमारे संवैधानिक सरकार का मतलब क्या होता है? तो आपके संवैधानिक सरकार का मतलब होता है सीमित सरकार, यानी हमारे यहाँ पे जो सरकार होंगी, वह क्या होगा, जो उसका अधिकार होगा वह सीमित होगा। ये नहीं कि सरकार कुछ भी किए जा रही है। आपसे क्या पूछा है अगला क्वेश्चन, ये क्या है कि भारतीय संघ की कार्यकारी शक्ति हमारे प्रधानमंत्री में निहित होती है, जो कि बिल्कुल गलत है। वह किस में निहित होती है? हमारे प्रेसिडेंट में निहित होती है। और बोल रहा है कि प्रधानमंत्री सिविल सेवा बोर्ड के क्या होते हैं? पदेन अध्यक्ष होते हैं। ऐसा आपने कहाँ सुना है कि जो हमारे प्रधानमंत्री होते हैं वह सिविल सेवा बोर्ड के पदेन अध्यक्ष होते हैं? तो आपका दूसरा भी गलत, पहला भी गलत। ऑप्शन क्या होना चाहिए? डी, ना तो एक ना डी, मतलब बी, ठीक है। गोपनीयता का अधिकार, यानी राइट टू प्राइवेसी, आर्टिकल 21। आपसे पूछा गया है कि जो हमारे भारत में वोट देने का अधिकार है और जो इलेक्शन लड़ने का अधिकार है वह कैसा अधिकार है? तो यह आपका एक संवैधानिक अधिकार है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, ठीक है। आपसे पूछा गया है कि भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता को बनाए रखना और उसकी रक्षा करना संविधान में किया गया है। यह प्रावधान कहाँ किया गया है? तो आपके संविधान की प्रस्तावना में किया गया है। अगला आपसे पूछा गया है कि कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना कहाँ बताया गया है? तो आपके डीपीएसपी में बताया गया है, जो कि हमने पहले ही बता दिया है। संसदीय शासन प्रणाली का मतलब क्या होता है? होता है मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है थोड़ा सा आपके धन विधेयक के बारे में फिर से पूछा गया है। तो देखिए, पूछा गया है कि राज्यसभा को धन विधेयक को अस्वीकार करने या संशोधित संशोधित करने का कोई अधिकार नहीं होता, जो कि क्या है बिल्कुल सही है। जो हमारी राज्यसभा होती है उसे धन विधेयक को अस्वीकार या उसमें संशोधन करने का कोई अधिकार नहीं होता है। फिर बोल रहा है कि राज्यसभा अनुदान मांगों पर मतदान नहीं कर सकती, जो कि क्या है बिल्कुल सही है। फिर बोला है कि राज्यसभा वार्षिक वित्तीय विवरण पर चर्चा नहीं कर सकती, जो कि क्या है गलत है। अब जो हमारा बजट आता है उस पर राज्यसभा क्यों नहीं चर्चा कर सकती? कर सकती है। तो आंसर क्या होगा? 1 और 2, 1 और 2। देखिए, आपके अटॉर्नी जनरल और सॉलिसिटर जनरल से क्वेश्चन पूछा गया है। तो पहला ऑप्शन क्या बोल रहा है कि भारत के अटॉर्नी जनरल और सॉलिसिटर जनरल सरकार के एकमात्र अधिकारी हैं जिन्हें भारत की संसद की बैठकों में भाग लेने का अधिकार होता है। जो हमारे अटॉर्नी जनरल हैं इन्हें तो अधिकार होता है, लेकिन हमारे सॉलिसिटर जनरल को नहीं होता है। जो हमारे सॉलिसिटर जनरल होते हैं उनको क्यों बनाया गया है? तो हमारे अटॉर्नी जनरल की हेल्प करने के लिए। तो आपका पहला ऑप्शन गलत हो जाता है। दूसरा क्या है कि भारत के संविधान के अनुसार भारत का अटॉर्नी जनरल अपना इस्तीफा तब देता है जब उसे नियुक्त करने वाली सरकार इस्तीफा देती है। यानी अटॉर्नी जनरल को नियुक्त कौन करता है? तो हमारे राष्ट्रपति। लेकिन यह आपके संविधान में कहीं पर भी प्रावधान नहीं किया गया है कि जब राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र देंगे तो अटॉर्नी जनरल को भी त्याग पत्र देना पड़ेगा। तो दूसरा ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। आपका आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर क्या करें? विचार करें। किसी राज्य के राज्यपाल के विरुद्ध उसके पदावधि के दौरान किसी भी न्यायालय में कोई आपराधिक कार्यवाही नहीं की जाएगी, जो कि क्या है बिल्कुल सही है। किसी राज्य के राज्यपाल की उपलब्धियां और भत्ते उसके पदावधि के दौरान कम नहीं किए जाएंगे, ये भी क्या है बिल्कुल सही है। तो आपका आंसर क्या होगा? 1 और 2 दोनों। आपसे पूछा गया है संघीय व्यवस्था की विशेषता क्या होती है? कहाँ गया भाई?
हाँ, देखो यहाँ पे क्या पूछा गया है कि आपके इसमें से कौन-सी जो विशेषता है जो कि संघीय व्यवस्था को दर्शाती है। तो इसमें से आपकी जो विशेषता है न्यायपालिका की स्वतंत्रता, यह क्या है संघीय विशेषता मतलब व्यवस्था की एक क्या है विशेषता है। आपसे पूछा गया है कि भारत में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करने का प्रावधान किसके द्वारा किया गया है? तो हमारे डीपीएसपी के द्वारा किया गया है। अगला क्वेश्चन क्या है देखो, इसमें पूछा गया है कि यदि विधानसभा का अध्यक्ष विधानसभा का सदस्य नहीं रह जाता है तो वह अपना त्याग पत्र दे देगा, जो कि बिल्कुल सही है। दूसरा क्या है कि जब भी विधानसभा भंग हो जाती है तो अध्यक्ष को तुरंत अपना पद छोड़ना पड़ता है, जो कि क्या है बिल्कुल गलत है। ये मतलब कि इतना जल्दी नहीं छोड़ते हैं जब तक कि नई विधानसभा का गठन नहीं हो जाता। ठीक है, तो आपका आंसर क्या होगा? केवल एक। देखिए, अब आपसे क्या पूछा गया है कि भारत के संदर्भ में नौकरशाही के लिए निम्नलिखित में से कौन-सी विशेषता उपयुक्त है? नौकरशाही यानी ब्यूरोक्रेट्स। आपके नौकरशाही कौन हो जाएँगे? आईएएस, आईपीएस, आईएफएस। नौकर मतलब हमारे आपके नहीं, देश के सरकार के नौकर वो होते हैं, ठीक है? तो इनका कार्य क्या होता है? आपसे वही पूछा गया है। तो इनका कार्य होता है सार्वजनिक नीति के कार्यान्वयन मतलब कि जो हमारी पॉलिसी होती है, जो भी हमारे गवर्नमेंट की पॉलिसी होती है, उसे लोकल लेवल पर लागू करना किसका काम होता है? तो हमारे ब्यूरोक्रेट्स का काम होता है। अब यही आपका लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है? इसे कर लेते हैं। देखिए, निम्नलिखित में से किस निकाय में मतलब संविधान में उसका उल्लेख नहीं है? तो आपका राष्ट्रीय विकास परिषद हो गया, आपका योजना आयोग हो गया, क्षेत्रीय परिषद हो गया। तो इन तीनों हमारे बोल सकते हैं कि निकायों का आपके संविधान में उल्लेख नहीं मिलता है। तो आपका तीनों नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा? मतलब कि बोल रहा है कि नहीं है, तो आपका तीनों क्या है? नहीं है, इसका मतलब कि उल्लेख नहीं है। तो आपका आंसर होगा 1, 2 और 3। राष्ट्रीय विकास परिषद इसका भी हमारे संविधान में उल्लेख नहीं है। आपके योजना आयोग का भी उल्लेख नहीं है, आपके क्षेत्रीय परिषद का भी क्या है? उल्लेख नहीं है। तो आपसे पूछा क्या गया है कि उल्लेख नहीं है, तो आंसर क्या होगा? 1, 2 और 3 तीनों सही होगा, ठीक है? तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं और आपको एक आइडिया मिल गया होगा कि हमारे क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं और किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया है और उम्मीद करते हैं कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। तब तक के लिए सभी को जय हिंद, नमस्ते।